क्लास रख के, तो बेटा चले थोड़ी सी मजबूरियां हमारी, और मजबूरियां ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में ना, क्योंकि हम थोड़ा सा वो स्पीड ऑब्वियसली नहीं पकड़ पा रहे या पकड़ पाते जो कि लाइव क्लास में होती है, जो काफी बीच में स्लो ऑब्वियसली मीडियम है कंपैरेटिवली, तो सवालों जवाब में खास तौर पे टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा-सा आज एक टॉपिक पढ़ना था, लाज़मी था इस हफ्ते ख़त्म करना। तो इसीलिए आप लोगों को मैंने मज़ीद इबादत का मौका दिया, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया ये इबादत है। तो इबादत का मौका मिला, आप मुझे शुक्र मेरा अदा करेंगे आखिरत के रोज़, सर आपने उस दिन हमें तो इबादत का मौका दिया था, बड़ा अच्छा किया था। तो ख़ैर थोड़ा-सा पढ़ेंगे आज हम कोशिश करेंगे एक ही सेशन पढ़ें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और वो किस तरह ज़्यादा-ज़्यादा पढ़ेंगे, आज हम पिछला जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसको ख़त्म करेंगे, और वो था वैलिड सेल का। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आप लोग बल्कि इस चीज़ को ज़रा एक्नॉलेज करें कि हमने ये वाली स्लाइड पढ़ ली थी, यानी अक़्द हमने पढ़ लिया था, अक़्द को सर पूरा ये पढ़ लिया रहता था। था इसमें जो कंडीशंस वाला जो थर्ड बुलेट है वो रहती थी अभी। अच्छा, कंडीशंस अभी रहती थी, चलें जी, कंडीशन मैं बता देता हूँ। कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीसरी बात जो डिटरमिन करने वाली है, दैट इज़ कंडीशन या शराइते अक़्द, ठीक है? अब ये कंडीशंस रखी तो जा सकती हैं, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि कंडीशंस बिल्कुल ही नहीं कोई आप रख सकते, तो किसी भी किस्म की कंडीशन रखी तो ये हराम है। लेकिन वो कंडीशंस के बारे में क्या अहकामात है, सुने जी। नंबर 1 है दैट द कंडीशन शुड बी नॉन कंटिंजेंट। नॉन कंटिंजेंट का मतलब कि किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। यानी किसी और एक्शन पे, ये जो सेल है, ये भई ये किसी और कंडीशन का नतीजा नहीं होना चाहिए कि एक कंडीशन जब तक होगी नहीं पूरी, या एक इवेंट जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकर नहीं होगा, तब तक हम ये सेल नहीं करेंगे। यानी इसको मशरूत कर देना किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के साथ, सेल के होने ना होने को, इसका मतलब है कि आप कंटिंजेंट सेल कर रहे हैं, और दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। इसकी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक गाड़ी चोरी हो गई है, ठीक है? और वो गाड़ी चोरी होने के बाद आपने किसी को बेच दी, लेकिन आपने जब बेची तो इस उम्मीद से बेची कि मुझे वो गाड़ी वापस मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपने, अब आपकी गाड़ी है, नाम भी आपके है, क्योंकि चोरी हुई, चोर के नाम तो नहीं हो गई, लेकिन आपने इस शर्त पे या इस कंडीशन में वो चीज बेच दी कि यार मुझे जब मिलेगी तो मैं आपको दे दूंगा। यानी आपका ये सेल डिपेंडेंट हो गया एक और एक्शन के ऊपर। तो दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। कंटिंजेंट सेल्स अलाउड नहीं है, किसी और चीज के साथ, किसी और इवेंट के साथ मशरूत कर देना सेल को। यही पॉइंट दूसरे में भी है। ये तो है ना कि किसी इवेंट के आने पे ये सेल हो जाएगी, और नहीं होगा तो नहीं होगी वो सेल। इसी तरह एक है कि आप खुद से एक एक्शन की शर्त रखते हैं। कंटिंजेंट का मतलब है कि वो एक्शन हो जाए तो ठीक है। दूसरा है कि आप एक्शन करें, आपको वो करना पड़ेगा। यानी कंडीशन ऑफ एक्शन भी नहीं आप रखवा सकते किसी बायर के ऊपर या सेलर के ऊपर भी। इवन मिसाल के तौर पे सेलर ये नहीं कह सकता कि यार तुम मेरे बेटे को नौकरी पे रखो, अगर तुम मेरे बेटे को नौकरी पे रखोगे तो मैं तुमसे ये चीज खरीद लूंगा, ठीक है? तो ये आपने अगले को एक कंडीशन लगा दी एक्शन की। एक थी इवेंट की कंडीशन नंबर 1, एक है एक्शन की कंडीशन नंबर 2। तो इवेंट को भी की भी नहीं कंडीशन लगाई जा सकती, शर्त लगाई जा सकती, और ना ही कंडीशन ऑफ एक्शन लगाई जा सकती है कि ये सेल तभी होगी जब तुम यूं करोगे, ठीक है? तो इस तरह ये अलाउड नहीं है इस्लाम के अंदर किसी भी इवेंट या एक्शन की कंडीशन लगाना। ओके, तीसरी है कंडीशन ऑफ डिलीवरी इन अ स्पेसिफिक टाइम। अच्छा, ये एक ऐसी सेल है जो कि अलाउड है कि आप कंडीशन लगा दें डिलीवरी की कि मुझे इतने टाइम में तुमने ये माल पहुंचाना है, और अगर तुम मुझे ये माल पहुंचा दोगे
इतने टाइम में तो मैं खरीदूंगा वरना नहीं खरीदूंगा। ये कंडीशन अलाउड है, डिलीवरी से रिलेटेड ये कंडीशन अलाउड है। तो अब मैं आपको वो कंडीशंस बता रहा हूं जो कि अलाउड है। उनमें एक कंडीशन है डिलीवरी की कंडीशन, दिस इज अलाउड। फिर दूसरी कंडीशन जो अलाउड है दैट इज कंडीशन ऑफ वारंटी। कंडीशन ऑफ वारंटी यानी अगर आप वारंटी आप सबको पता है, तो अगर वारंटी की कंडीशन कोई मांगता है बायर और सेलर उस पर एग्री करता है तो दिस इज अलाउड इन इस्लाम, दिस इज अलाउड। आप अक्सर चीजों की वारंटी मांगते हैं, गारंटी मांगते हैं सेलर से और आप कहते हैं कि भाई इतने की गारंटी दोगे तो हम लेंगे चीज तुमसे। तो अगर ऐसी बात है तो वारंटी इज अलाउड, ठीक है। अगर वो वारंटी नहीं सूटेबल सेलर के लिए तो सेलर रिफ्यूज करते हैं, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, उसको यकीन है उस पर और वो ये सर्विस के तौर पे देने को रजामंद है, ये कंडीशन ही, ये फिर सर्विस है, एक आफ्टर सेल सर्विस होगी, ये पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन सकती है शुरू में ही। तो चौथी चीज, पांचवी चीज है जी इमीडिएट। अच्छा, जो सेल है वो इमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। इमीडिएट का मतलब है कि फौरी तौर पे उसी टाइम, जिस टाइम आप सौदा कर रहे हैं उसी टाइम वो सेल को एब्सोल्युटली आपने अगर हो जानी चाहिए सेल, which means that it should not be in a future date। तो यहाँ से एक पूरा जो बाब है कन्वेंशनल फाइनेंस का वो बंद हो जाता है, जो कि रिलेटेड है फ्यूचर से, कि मैं तुमसे ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चीज खरीदूंगा या मैं तुम्हें ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चीज बेचूंगा। ऑप्शन आपने पढ़ा है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा नाम, इनके बारे में कुछ ना कुछ सुना ही होगा। तो फ्यूचर और ऑप्शंस वगैरह वो यहाँ पे आगे फिर इस्लाम में डिसअलाउड हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर इमीडिएट सेल नहीं है। आपने आज सेल कर दी है, ठीक है, आज आप जो सेल कर रहे हैं उसके जो भी वो चीज है वो आज की है, जो भी रेट है वो ये रेट है जी आपका, ये कंडीशंस होंगी, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो उस इंस्टेंस पे जो सेल होगी इंस्टेंट होनी चाहिए, इमीडिएट होनी चाहिए सेल, वही इस्लाम रिकॉग्नाइज करता है। फ्यूचर में सेल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुमसे खरीदूंगा फ्यूचर में, तो ये मेरा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं तुमसे खरीदूंगा, नहीं, तुमने खरीदनी है तो आज ही खरीदनी, ठीक है। हाँ, पैसे देने ना देने की आगे हम पढ़ेंगे, शराइत में थोड़ी नरमी आ जाती है कुछ औकात में, लेकिन इस केस में सेल आज ही खत्म हो जानी चाहिए, कंडीशंस वगैरह चीजें वगैरह सब कुछ आज ही डिसाइड हो जाना चाहिए। अच्छा, फाइनली कोई गश नहीं होना चाहिए। गश मींस फ्रॉड। आपको किसी भी किस्म का फ्रॉड नहीं करना। फ्रॉड नहीं करना मींस के कोई ऐसी आप कंडीशन ना लगाएं जो कि फ्रॉडुलेंट हो, और आपको पता है आपकी चीज है, आप बेचने जा रहे हैं, आपको उसकी यूजेबिलिटी का भी पता है, आपको उसकी प्राइसेस का भी पता है, तो आप इस तरह की कोई शर्त ना लगाएं कि आपकी नीयत या इवन शर्त भी कोई फ्रॉडुलेंट हो, एक्टिविटी किसी फ्रॉड की तरफ जाती हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगला कहता है कि वारंटी आपने देनी है, आप कहते हैं ठीक है जी हम वारंटी देते हैं, पार्ट्स की वारंटी देते हैं, और बाद में आप जब वो आपके पास आए वारंटी क्लेम करने, आपने ये चीज उस वारंटी में आती नहीं है। आपने जब ये वारंटी बना रहे थे आपको पता था कि कल को मेरे पास आएगा तो मैं इसको टाल दूंगा। अक्सर वारंटी वाले ये करते भी हैं कि आप उनके पास वारंटी लेके जाएं तो वो आपको टाल देते हैं, भाई ये चीज तो मैंने कही नहीं थी, मैंने तो फलां चीज कही थी। तो ये आपने पहले ही कंडीशन एक लगाई थी, तो ये कंडीशन आपकी उस टाइम भी फ्रॉडुलेंट थी, आपकी नीयत ही फ्रॉड की थी, कश की थी, तो आपने फ्रॉड नहीं करना। ये बात याद रखें, कोई भी ऐसी कंडीशन ना लगाएं जो कि धोखे की तरफ बढ़े बाद में, या बाद में आप उससे मुकर जाए, फ्रॉड करें आप। तो ये थी कंडीशंस, ये तीनों बेटा पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट के हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसके लिए क्या शराइत आपके सामने है। बायर एंड सेलर का डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उनके बारे में क्या शराइत है। और फाइनली कंडीशंस, शराइत अक्द,
इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है तो कौन सी अलाउड है, कौन सी अलाउड नहीं। ठीक है जी। जी मैं सवाल ले रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शाहजेब का सवाल है, सर सेल में गुड्स एंड कैश दोनों होते हैं, तो इसमें क्रेडिट सेल आ जाती है? अब क्रेडिट सेल आगे हम पढ़ेंगे, इस्तजरार वो एक सेल की टाइप है, आ जाती है बिल्कुल, उसमें क्रेडिट सेल भी आती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी शराइत एक्स्ट्रा है। ये तो है ही है हर सेल के अंदर, उसके लिए थोड़ी सी शराइत एक्स्ट्रा है, वो भी आगे आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला, हम बई इस्तजरार जब पढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन है मिशा का, ये जो टाउन बनाते हैं वो पहले एडवांस पेमेंट भी लेते हैं और प्रॉपर्टी स्पेसिफाई नहीं करते कि कौन सी जगह आपको मिलेगी और रजिस्ट्री भी नहीं देते, तो ये अलाउड है? वेरी गुड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब है यहाँ पे अगले पॉइंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको इसी के अंदर इसका जवाब मिल जाएगा। मुंबई सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर वो कमोडिटी है, वो प्रोडक्ट है जिसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसका ट्रेड हो रहा है, से मुताल्लिक, उस चीज से मुताल्लिक, प्रोडक्ट से मुताल्लिक क्या अहकामात है शरा के, इस्लामी सेल के, वो आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं इनको बारी बारी बता देता हूँ। नंबर 1 इज एग्जिस्टेंस, ये आपका हमेशा आपका सवाल भी इसी के अंदर का जवाब है। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कि आपकी जो सब्जेक्ट मैटर है, कमोडिटी है, वो एट द टाइम ऑफ सेल एग्जिस्ट करनी चाहिए, और अगर वो एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं है तो उसको म्यूचुअल कॉन्सेंट भी अगर हो फिर भी बेचना शरई तौर पे हराम है, अलाउड नहीं, और ये सेल अनवॉइड इनवैलिड हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अब जो गुजर हजरात हैं पेशावर, आई मीन वो ये चीज समझते हैं और आप भी समझ जाएंगे कि वो ये ट्रेड भी करते हैं अक्सर, मैं इसीलिए उनको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, गुजरांवाला के अंदर है भी बहुत। वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा बछड़ा जो भी पैदा नहीं होता उसकी डील कर लेते हैं। तो एक चीज जो पैदा ही नहीं हुई, एक चीज जो पैदा ही नहीं हुई, उसको आप बेच ही नहीं सकते। वो बछड़े की पहले ही डील कर लेते हैं कि भाई बछड़ा होगा मैं तुम्हें 10,000 में दे दूंगा, तो ये चीज अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्टेंस में आई नहीं। दिस इज इनवैलिड सेल इन इस्लाम, ये चीज नहीं है। इसी तरह एक घर आपने बेच दिया किसी को, आपने वो घर बेच दिया, पूरे का पूरा बेच दिया, ठीक है कि भाई ये तुम्हारा घर है, मैंने बेच दिया तुम्हें, वो घर अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे ये जो ठेकेदार करते हैं कि थोड़े पैसे लेके बना दिया, फिर थोड़े पैसे लेके बना दिया, ये अलाउड है। इसके आगे सेल्स की टाइप का ये पूरा चैप्टर है, टॉपिक है, जो आज नहीं हम पढ़ सकेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें ये स्पेसिफिक सेल्स कवर्ड है, ठीक है। देखें आप, इसमें क्रेडिट सेल भी इसी में आ जाएगी और ये वाली सेल भी आ जाएगी। खैर वो जहां जहां अलाउड है वो भी आपको बताया जाएगा, बट स्टिल अभी फिलहाल के लिए आपके लिए जाना जरूरी है कि एक चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो ऑब्वियसली उसकी सेल अलाउड नहीं है। हाँ, अब है कि अगर वो एग्जिस्ट करता है लेकिन बताया नहीं गया कि कौन सा है, या वो प्लॉटिंग नहीं हुई, तो उसके लिए आगे अगला लास्ट पॉइंट आप देखेंगे, सेकंड लास्ट पॉइंट, वहां तक पहुंचेंगे तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल उस चीज का एग्जिस्ट करना जरूरी है। दूसरी बात, एग्जिस्ट करती है तो साथ ही साथ उसका वैल्यूएबल होना भी जरूरी है, ऐसी चीज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू बनाई जा सके। अब जिस तरह कुछ चीजें होती हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, मिसाल के तौर पे खुशी, यार तुम मुझे ये चीज है तो मैं तुम्हें बहुत खुशी दूंगा, ठीक है, या मैं तुम्हारे बड़ा काम आऊंगा, या मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। और भाई सिफारिश, काम आना, खुशी, गम, इन चीजों की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेड नहीं हो सकती कि चीज के बदले खुशी ले लो जी, ठीक है, या खुशी सब्जेक्ट मैटर ही है कि पैसे देके खुशी ले लो। तो ये सब्जेक्ट मैटर जो है ये वैल्यूएबल होना चाहिए, यानी इसकी एक वैल्यू होनी चाहिए।
एक मॉनेटरी वैल्यू डिटरमिन की जा सके, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, आप आगे भी देखेंगे, यहाँ पे भी साथ-साथ ही बताता हूँ कि इस्लाम की ये सेल के जितने भी रूल्स हैं, इनकी डिज़ाइनिंग ही इस तरह से हुई है कि ये मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकें, किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। अब आपको एक्जिस्टेंस की मिसाल दूँ, वो जो बछड़ा पैदा नहीं हुआ था, आप उसकी पहले से डील कर लें, या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी जब आप करते हैं, ऑप्शन फ्यूचर करते हैं, उसमें क्या होता है, अगर वो बछड़ा पैदा हुआ और वो जी पैदा एबनॉर्मल हुआ, एक टाँग नहीं है उसकी, तो यहाँ पे अब क्या होगा? फटा, लड़ाई। क्यों? जिसके घर हुआ होगा पैदा, वो कहेगा कि जी नहीं, आपने डील की थी, जैसा भी पैदा हुआ अब आपको लेना पड़ेगा। वो कहेगा भाई मैंने तो ये डील ही नहीं की थी, मुझे तो पूरा एक साबुत बछड़ा चाहिए था 4 टाँगों वाला। तो यहाँ पे लड़ाई का खदशा है। कल को फटा पड़ सकता है, लड़ाई पड़ सकती है। तो इस्लाम में इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम रूल्स बनाए गए हैं। फिर वैल्यूएबल अगेन, खुशी, लाख रुपया दिया, आपने उसको कहा चलो जी मुझे खुशी दो या मेरे काम आओ। अब आप उसने आपको जो भी खुशी दी या जो भी आपके काम आया, आपको नहीं, नहीं ये लाख रुपए का काम तो नहीं आए तुम, ये तो तुम 50,000 रुपए का काम आए हो। तो ये चीज़ भी अगेन अगेन कल को लड़ाई का सबब बन सकती है। अच्छा, फिर तीसरी बात ये, वो सब्जेक्ट मैटर यूजेबल होना चाहिए। यूजेबल से मुराद है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो किसी के इस्तेमाल में ना हो, या उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू ना रखती हो, उसके काम ना आ सकती हो। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप किसी को समुंदर बेच दें, पहाड़ बेच दें। अब पहाड़ अनलेस एंड अनटिल उसपे दरख्त हो, फल हो, वो अलग बात है। लेकिन आपने दरिया बेच दिया किसी को, या समुंदर बेच दिया, बस ये समुंदर आज से तुम्हारा हुआ, आसमान बेच दिया। ठीक है, आप कहें जी ठीक है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू हम लगा सकते हैं, समुद्र का इतना एरिया मल्टीप्लाई बाय इतने रुपए, कितने का समुद्र हो गया, एरिया आपने बेच दिया, लेकिन भाई समुद्र किसी के काम ही नहीं आना। जो खरीद रहा है वो भी ऑब्वियसली फिर सेम नहीं होगा, अक्लमंद नहीं होगा, पागल ही होगा मैं कहूँगा जो खरीद रहा है। दरिया बेच दिया, इसी तरह अगर रास्ते में पड़ा एक पत्थर है आपको मिला है, आप वो बेच दें किसी को, तो दिस इज नॉट अलाउड। उसके लिए वैल्यू भी नहीं है, आप उसको बेच के कहेंगे या पैसे दे दो, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। अब आपने ये देखा होगा कि अक्सर आप लोगों को इशारे पे जब आप खड़े होते हैं, आपका शीशा साफ भी होगा, वो वाइपर वाले आके वाइपर मार देंगे, ठीक है? अब आपके लिए उस टाइम उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और ना ही आपका कंसेंट था, लेकिन उसने काम कर दिया और ट्रांज़ैक्शन, वो कहेगा जी पैसे दें। आप पैसे नहीं देंगे तो आपको 2 सुना के भी जाएगा। ठीक है, आपको भी बुरा फ़ील होगा, यार मैंने, उसने काम किया, पैसे नहीं दिए। तो आप ये कोशिश करें कि वो चीज़ जो बिक रही है, वो अगले के लिए वैल्यूएबल भी होनी चाहिए। यूज़ेबल भी होनी चाहिए और वैल्यूएबल भी, ये दोनों को आप इंटरलिंक भी कर सकते हैं। उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू भी हो उसके लिए, और दूसरी बात ये कि वो इस्तेमाल में भी उसके आ सके। एक ऐसी चीज़ जो उसने इस्तेमाल में नहीं उसके आ सकती, आप बेच दें। इवन जो खरीदने वाला है उसको भी ये कहा गया है कि ऐसी चीज़ जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, वो ना खरीदें। और ये कहाँ कहा गया? बार-बार हमें कहा गया फ़िज़ूल खर्ची ना करें। ज़रूरत की चीज़ें खरीदने का की तलकीन बार-बार कीजिए, फ़िज़ूल खर्ची से मना किया गया है। तो ये है यूज़ेबिलिटी। फिर यूज़ेबिलिटी के अंदर ही एक और पॉइंट निकलता है हराम-हलाल का। ठीक है? ऑब्वियसली जो चीज़ हराम है, वो यूज़ेबल नहीं है। आप किसी को अ, शराब बेच रहे हैं और वो शराब मुसलमान के लिए स्पेसिफिकली बात की जाए, वो हलाल नहीं है, यानी वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हलाल नहीं है। अगर वो करेगा, हराम चीज़ करेगा, उसका मामला है, ख़ैर हम उस चीज़ में नहीं आ रहे। लेकिन आपने किसी को शराब बेच दी इस चीज़ के लिए कि वो अ, और आप जानते थे, या वो जानता था, नहीं जानता था, वो ना भी जानता हो या जानता भी हो इवन, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आपको चाहिए कि आप उसको बेचें ही ना। और जो खरीदने वाला उसको भी चाहिए कि क्योंकि ये चीज़ मेरे यूज़ में नहीं आ सकती और साथ ही साथ ये हराम भी है, तो मुझे ये चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। ऑब्वियसली हर तमाम के तमाम जो हराम सब्जेक्ट मैटर्स हैं, मुबीह हैं, तमाम हराम, वो अलाउड नहीं है उनका ट्रेड। ठीक है? बेशक दोनों पार्टीज़ एग्री करें, ऑब्वियसली जो खरीद रहा है शराब वो पीने के लिए खरीद रहा होगा और बेचने वाला उसको पता है कि ये चीज़ हराम है, वो बेच रहा है, तो फिर भी ये चीज़ इस्लाम में ये सेल अलाउड नहीं है, वॉइड है। कैपेबल ऑफ ओनरशिप। अच्छा, फिर वही बात, यूजेबल से ही ये पॉइंट भी निकलता है
एक ऐसी चीज आप ना बेचें जो कि ओनरशिप में नहीं आ सकती किसी के, यानी जिसमें मैंने समुंदर की एग्जांपल दी। अब समुंदर कोई ओन नहीं कर सकता, ठीक है? ये एक फिजिकली भी इम्पॉसिबल बात है और प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल बात है। इसी तरह आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी, आजकल आया भी है कि चांद पे प्लॉट लें। सुना है ना आपने, ये इश्तिहार देखा होगा कहीं ना कहीं, मजाक में सही सुना है। अब भाई चांद पे प्लॉट इज नॉट केपेबल ऑफ ओनरशिप, एग्जिस्ट भी करता है, वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है, यूजेबल इतना नहीं है। ऑब्वियसली कौन जाएगा चांद पे, वहां जाकर रहेगा, हराम भी नहीं कह सकते, लैंड है अल्लाह की कायनात के अंदर, जी एक लैंड है तो हलाल भी है, बट चांद पे जमीन इज नॉट केपेबल ऑफ ओनरशिप, क्योंकि वो किसी की मलकियत है भी नहीं। एक तो बात ये, और दूसरी बात ये कि ये एक प्रैक्टिकली ही बड़ी बॉन्डी सी बात लगती है कि चांद पे आप किसी को घर बेच रहे हैं। मुझे एक बड़ी मजे की मिसाल याद आ गई, मैंने पिछली क्लास में भी दी थी सीनियर्स को। मैंने एक दफा एक इश्तिहार देखा अखबार के अंदर, तो किसी ने उस अखबार का वो तस्वीर लेके ना आगे पास ऑन की हुई थी। वो इश्तिहार के मुताबिक जी प्लॉट ले, 2 लाख रुपए में प्लॉट का मालिक बने। वो इश्तिहार था जी कि 2 लाख रुपए में प्लॉट आपको मिल रहा है और ज़मीन जो है वो रावी के पास है, दरिया के पास, और गरीब लोगों के लिए मौका है 2 लाख रुपए में प्लॉट। अच्छा, एंड पे ना छोटा-सा लिखा हुआ था कि ये ज़मीन फ़िलहाल दरिया के अंदर है, जैसे ही दरिया खुश्क होगा आपको दे दी जाएगी। भाई दिस थिंग इज़ नॉट केपेबल ऑफ ओनरशिप। दरिया के अंदर ज़मीन आप किसी को दे रहे हैं तो ये ओनरशिप के काबिल नहीं है ये चीज़, ओके? तो ऐसी चीज़ देने से गुरेज़ करें जो कि ओनरशिप जिसकी नहीं दी जा सकती हो आगे। अच्छा, इसी तरह एक बेनाम घर है फॉर एग्जांपल, ये भी आजकल एक बड़ा पॉइंट है। कुछ ऐसे घर होते हैं जिनकी किसी के नाम, मैं जिस तरह जानता हूँ, एक हमारे जानने वाले हैं, उनका घर किसी का नाम नहीं। अब वो किसी को अगर बेचें विदाउट डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग तो ये गलत है, क्योंकि दैट हाउस इज नॉट केपेबल ऑफ ओनरशिप। ठीक है, हाँ, वो गवर्नमेंट में रिट करें और वो केस करें और वो कहें जी कि हम इतने साल से रह रहे हैं तो हमारे घर हमारे ही नाम है, तो ठीक है, बट एक चीज जो किसी के नाम नहीं है उसको बेचने का मतलब है कि आप अगले को ओनरशिप नहीं दे पाएंगे, तो ये चीज भी नहीं अलाउड इस्लाम में। अच्छा, फिर केपेबल ऑफ डिलीवरी या पोजेशन, ये 2 चीजें हैं जी, डिलीवरी एंड पोजेशन। ओनरशिप के साथ साथ वो चीज डिलीवरी या पोजेशन के लायक भी होनी चाहिए। अब इसी में मैंने मिसाल दी कि दरिया के अंदर जो प्लॉट है वो पोजेशन के लायक नहीं है, उधर कौन जाके घर बनाएगा, कौन जाके अपनी मंजी चाहेगा जी कि मेरी मेरी होगी जमीन, या बाउंड्री वॉल करेगा कि ये जमीन मेरी होगी, तो दिस इज नॉट केपेबल ऑफ पोजेशन। इसी तरह कुछ चीजें वो डिलीवरी के काबिल नहीं होती, वो डिलीवर नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे एक चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, यही कर लें आप कि वो जो बछड़ा जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आप डिलीवर भी नहीं कर सकते किसी को। कोई कहे कि जी मुझे बछड़ा डिलीवर कर दो, आपको जी अभी तो बछड़ा पैदा ही नहीं हुआ तो मैं आपको कहाँ से डिलीवर कर दूं। ऐसी चीज जो कि डिलीवरी या पोजेशन के लायक नहीं है, वो भी बेचना अलाउड नहीं है इस्लाम में। फिर द थिंग शुड बी स्पेसिफिक एंड क्वांटिफाइड। अगेन यहाँ पे भी मसला क्या है, लड़ाई हो सकती है। इफ इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी आइडेंटिफाई किया जाए कि ये चीज है आपकी, ठीक है, एक आपको जनरलाइज्ड ऐसा क्लेम नहीं करना कि ये चीज आपकी है। मिसाल के तौर पे आप एक अपार्टमेंट लेते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, और आपने वो अपार्टमेंट बेचा और आपने कहा जी कि ये अपार्टमेंट आपका, एक अपार्टमेंट आपको दिया, हमने खरीद लिया जी आपने अपार्टमेंट। यहाँ पे हमेशा आपके सवाल का भी जवाब आ जाता है कि प्लॉट अगर आपको भी पता नहीं है, ठीक है, कि आपका कौन सा प्लॉट है, तो ये एग्जांपल भी वहां पे आ जाती है। अब अपार्टमेंट तो आपने कह दिया, प्लॉट भी आपने कह दिया कि आपका हुआ, लेकिन बताया नहीं कौन सा प्लॉट है। तो बताना जरूरी है कि फलां नंबर प्लॉट आपका है। तो वो क्यों? क्योंकि वही बात, लड़ाई की बात, कल को आप अगर किसी को बेच दें और स्पेसिफाई ना करें कि फलां अपार्टमेंट आपका है, और वो कहे जी मैंने तो अपनी तरफ से ये समझा था, आप कहोगे आपने क्यों समझा, मैंने तो बताया ही नहीं था। तो भाई आपने क्यों नहीं बताया था, आपने क्यों लड़ाई को दावत दी? बाद में अक्सर लोग मुकर भी जाते हैं, फिर जिन्होंने फ्रॉड करना होता है, ग्राउंड फ्लोर बेच के फिर ऊपर वाला फ्लोर दे देते हैं।
तो ये चीजें लड़ाई की तरफ लेके जाती हैं, मसलों फटों की तरफ लेके जाती हैं। इसी तरह प्लॉट की भी बात है, अगर प्लॉट स्पेसिफाई आप नहीं कर रहे तो आप पूरे का पूरा प्लॉट नहीं बेच सकते। हाँ, अलबत्ता ये जो डाउन पेमेंट है उसके बाद किस्तें हैं वो खैर मुराबा और आगे फिर मुअज्जल में आ जाता है, तो आगे हम इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ेंगे मुराबा और मुअज्जल, इसमें वो चीज की रूलिंग्स है। बट फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि एक आम चीज के लिए स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक और मिसाल आपको देता हूँ, आप अगर जानवर लेने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईद का जानवर लेने गए आप और वहाँ पे एक रेवड़ है पूरा बकरों का। अब आपने डील कर ली कि रेवड़ में से कोई भी बकरा मैं ले लूँगा। अच्छा, अब आगे जो था बेचने वाला उसने भी कहा ठीक है जी, जेड़ा मर्ज़ी ले लेना जी, ठीक है जी, डील होगी 20,000 में। आपने जाके सबसे तगड़ा ले लिया। अब वो क्या कहेगा कि नहीं जी, ये तो मैंने कहा ही नहीं था। आप कहोगे मैंने पहले ही तुमसे डील की थी कि मैं कोई भी ले सकता हूँ। तो वो आपसे लड़ाई करेगा कि नहीं, नहीं ये तो मैंने बात ही नहीं की थी, ए ते दूसरे दा ते इधर आ गया सी, पट्ठे खान आ गया सी। कुछ तरह के बहाने मारेगा, अगेन फिर लड़ाई होगी। तो सेल वैसे ही आप लोगों की कैंसल हो जाएगी लड़ाई की वजह से, मसले-मसाइल होंगे। तो बी स्पेसिफिक अबाउट द थिंग व्हिच इज़ अ सब्जेक्ट मैटर हो गई। और दूसरी बात है क्वांटिफाइड। ये भी नहीं कहना कि बहुत ज़्यादा दे दें जी, या थोड़े 5-10 दे दें जी। दुकानदार के पास आप जाते हो, कहता है जी कितना तोल दूँ आपको, यार 4-5 किलो आटा तोल दे। वो 5 तोल दे आपको, नहीं यार 4 मैंने कहा था। वो कहेगा 4-5 का मतलब मैंने 5 समझा, आप कहोगे 4-5 का मतलब मेरा तो 4 था। तो भाई ये भी नहीं, क्वांटिटी भी आपको बतानी है, क्वांटिफाई भी करना है आपको। इसी तरह आपने कहा जी 5-10 दे दो जी, दुकानदार के पास हम जाते हैं, अक्सर कहते हैं यार 5-10 दे दो या 10-20 रुपए का दे दो। वो 20 का दे दे आपको, नहीं 10 का। वो 10 दे दे आपको, नहीं 5 चीजें मैंने मांगी थी। तो ये इसीलिए यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड आल्सो द सब्जेक्ट मैटर शुड बी क्वांटिफाइड। ठीक है? फिर टाइटल एंड रिस्क विद द सेलर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सारी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली ये ऐसी है जो कि सेल को वॉइड भी कर देती है। भाई जो बेच रहा है उस चीज की या तो ओनरशिप उसके पास हो या तो रिस्क उस बंदे के पास हो जो बेच रहा है। एक दो किस्म की ओनरशिप होती है बेटा, एक होती है लीगल ओनरशिप जिसको हम टाइटल कहते हैं, और एक होता है रिस्क, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल कहते हैं। आपने ये अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, मैंने भी शायद आपको एक दफा बताया था कि कंट्रोल और ओनरशिप के दरमियान एक फर्क होता है। एसेट वो होता है जो आप कंट्रोल कर रहे हैं ना, बेसिकली उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके साथ है उस चीज का, यानी उसके अगर नुकसान हो जाए तो वो भी आपका है, उससे कुछ जो फायदा हासिल होगा वो भी आपका है। तो ये होता है जी रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो टाइटल या रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों हो तो बेहतर है, लेकिन इन दोनों में से एक चीज एटलीस्ट जरूर होनी चाहिए। टाइटल होगा तो रिस्क भी उसी के साथ हो जाता है, ठीक है, लेकिन जरूरी भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी बेचता हूँ और वो गाड़ी मेरी है लेकिन मेरे नाम नहीं है, ठीक है। लड़कों को ये बात ज्यादा समझ लगेगी कि अक्सर क्या होता है, गाड़ी मेरे नाम नहीं होती और मेरी गाड़ी जो है, आपस की बात है, एक गाड़ी मेरी मेरे नाम नहीं है, यानी मैंने सुस्ती हो गई या जो भी रीजन होते मैं अभी तक अपने नाम नहीं करवाई, ठीक है। तो लेकिन वो है मेरी, क्यों? वो रिस्क उसका मेरे साथ है। उसकी मेंटेनेंस मैं करता हूँ, उसमें सैर-सपाटा मैं करता हूँ, यूज़ उसको मैं कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर रहा हूँ, उस पे सारे खर्चे मैं कर रहा हूँ। तो बेशक टाइटल मेरा नहीं है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे साथ है, तो मैं ये बेच सकता हूँ। मैं ये बेच सकता हूँ। हाँ, बेहतरीन सेल क्या है कि टाइटल एंड रिस्क दोनों मेरे साथ हो, तो ये बेहतरीन। अब इसी तरह एक तीसरा बंदा या जिसके नाम ये गाड़ी थी इनिशियली, उसके पास टाइटल है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं है, तो वो भी ये चीज़ नहीं बेचेगा, ठीक है? तो टाइटल एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास होना ज़रूरी है सेलर के पास, तभी वो ये चीज़ बेचेगा, वरना उसको वो चीज़ बेचने का हक नहीं है, ठीक है जी? और फाइनली सर, ग़स्बी यानी ऐसी चीज़ जो कि आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से कमाई हो, जिसमें चोरी, डकैती, फ्रॉड, रिश्वत सब कुछ आ जाता है, उस चीज़ को बेचना भी और खरीदना भी इवन अलाउड नहीं है। बेचना क्यों नहीं अलाउड? ऑब्वियसली पहली बात तो ये कि ग़स्ब करना ही अलाउड नहीं है, फ्रॉड करना ही अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपने कर ही लिया है और फिर उसके बाद ये सेल करना आपको अलाउड नहीं है, ये वॉइड सेल कंसिडर की जाएगी। और खरीदने वाले को ये कहा गया कि अगर उसको पता है कि ये चीज़ ग़स्बी है, फ्रॉडुलेंट है, चोरी का माल है और वो खरीद ले, तो ये उसके लिए भी अलाउड नहीं है।
तो आपको अगर पता है कि ये माल चोरी का है तो आप ना खरीदें, अगर शक है तो बेहतर है कि फिर भी ना खरीदें। तो सही बात है, मतलब इस्लाम के अंदर शक को कहा गया कि वो चीज़ ना की जाए तो बेहतर है। तो लेकिन फिर भी अगर आप उसको शक है तो वेरीफाई कर लें, और अगर आपको शक भी नहीं है और पता भी नहीं और आप खरीद लें तो फिर आप पे गुनाह नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर कोई चीज़ का पता है कि ये गस्बी है, फ्रॉडुलेंट तरीके से कमाई गई है, तो फिर उसको खरीदना बेचना अलाउड नहीं है। ओके? सो अब मैं सवाल ले रहा हूँ, आखिरी मिनट रह गया जी। ओए होए! इतने सवाल। कायनात का सवाल है, फाइल्स टाउन की सेल होती हैं, वो भी तो एग्ज़िस्ट नहीं कर रही। अगर वो प्लॉट एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा, वो अलाउड नहीं है। अगर प्लॉट एग्ज़िस्ट कर रहा है, ये नहीं पता कौन-सा है, तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे मुअज्जल में, उसमें कुछ शराइत है। वो अलाउड है लेकिन उसमें शराइत है। तो क्या होता है फिर, अगर प्लॉट आपका अच्छा निकला है तो आपको फिर पेमेंट भी ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है? तो वहाँ पे वो चीज़ कवर हो जाती है। मरियम का सवाल है, जोकर्स होते हैं वो भी इनडायरेक्टली पैसे लेकर खुशी देते हैं। इसके बारे में बताएँ ज़रा। यार इसके बारे में मैं सोच के बताऊँगा, मैंने नहीं सोचा, जो सही बात है। सर वो जो खुद जो रह रहा है उस घर में, जो उनके नेम नहीं, वो भी तो गलत होगा ना। भाई अगर वो रह रहा है तो उसको, ऑब्वियस सी बात है, या तो किसी ने कहा है कि ठीक है, देखिए हमने बात की इजाब कबूल ओरल भी हो सकता है, ठीक है? इस्लाम में ओरल की गुंजाइश है, हाँ लॉ के अंदर नहीं है। लेकिन अगर ओरल की गुंजाइश है और किसी ने कहा ये घर तुम्हारा हुआ, जाके रह लो, तो फिर तो वो रह सकता है ना। और फाइनली टाइटल में ये हो सकता है कि जो कार आपके ड्राइवर को या वैसे रेंट पे दिया, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? चलो यार आज के लिए इतना ही। ठीक है? आज हम थोड़ा-सा ही पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट